हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती नेट इन पर। तो एमपी वालों हो जाओ तैयार। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जितने भी हुए हैं ना 2011 से लेकर 2019 तक, सभी को सॉल्व करवाने वाला हूँ दोस्तों। और आप यकीन मानना, अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट नहीं है ना तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका मैथ में इंटरेस्ट 2019 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने तक मैं जागरूक कर दूंगा दोस्तों। आप कहोगे मैथ इतना आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। और आप देखोगे कि क्वेश्चन करने का तरीका ना कुछ हटके होगा दोस्तों, और आपको इतना मज़ा आएगा ना दोस्तों कि आप कहोगे बस अब मेरा एमपी टेट क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ देखते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 110 रुपये व 90 पैसों का योगफल है। दोस्तों मैं क्वेश्चन कराने से पहले आपको एक चीज़ कहूँगा और वो चीज़ हमेशा मुट्ठी में रखना। मैं ये कहने वाला हूँ कि दोस्तों जब भी क्वेश्चन करो ना तो ऑप्शन पे नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है। ऑप्शन आपके एग्ज़ाम में इतने पुअर दे रखे होते हैं ना, अगर आप ऑप्शन देखोगे ना तो सवाल यूँ मजाक बन जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखना पहला ऑप्शन में कितने पुअर ऑप्शन दे रखे हैं। आपसे क्या कह रहा है कि 110 रुपये व 90 पैसों का योगफल है। आप मुझे बताओ 110 रुपये में जब 90 पैसे मिलाओगे तो 110 से बड़ा आने वाला है नहीं है, 110 से बड़ा आएगा। पहला ऑप्शन देखना, 110 में जब कुछ मिलाओगे तो क्या 99 रुपये आएगा, 110 से तो बड़ा ही आएगा। यहाँ देखो 110 से बड़ा आएगा। आप मुझे बताओ 110 और 115 दे रखा है, मतलब 5 रुपये और 10 पैसे बढ़ा रहे हो। आपको बढ़ाना कितना है, सिर्फ 90 पैसे। आपको 5 रुपये 10 पैसे नहीं बढ़ाना है दोस्तों। तो ऑप्शन सी भी खेल गया। आप मुझे बताओ ऑप्शन डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती दोस्तों। अगर आपके 3 ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन डी को मुझे चेक ही नहीं करना है दोस्तों, इसकी सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो ना तो एमपी वालों लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना दोस्तों, ताकि अन्य लोगों का भी फ़ायदा हो और आपका तो हो ही रहा है फ़ायदा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा दोस्तों दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि संख्या 569387 में एक 9 के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान में कितना अंतर है। दोस्तों स्थानीय मान और वास्तविक मान अगर ना आता हो तो अभी मैं जब बताऊंगा ना तो आपके लिए मजाक बन जाएगा दोस्तों। चलिए थोड़ा सा दिखाता हूं कि स्थानीय मान क्या होता है और वास्तविक मान क्या होता है। किसी भी नंबर का स्थानीय मान निकालो ना, जैसे मैं कहूँ 2 3 4 5 6, अगर इसमें स्थानीय मान निकालोगे ना 4 का, तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 के नीचे जस्ट 4 रखना है और देखना है कि राइट हैंड साइड में कितने डिजिट है, 1 डिजिट 2 डिजिट, जितने डिजिट हो ना उतने जीरो चिपका देना। तो कितना हो जाएगा, अगर मैं कहूँ 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ आपसे कि 3 का स्थानीय मान लिखिए तो 3 के सामने 3 लिखना, ठीक है, और देखना राइट हैंड साइड में कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 3 जीरो चिपका देना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों स्थानीय मान आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं वास्तविक मान क्या होता है। वास्तविक मान दोस्तों बहुत ही आसान है। किसी भी नंबर का वास्तविक मान निकालोगे ना तो बिल्कुल वही रहता है। जैसे मैं कहूँ इसमें 4 का स्थानीय वास्तविक मान कितना होगा, 4 का वास्तविक मान 4 ही रहता है दोस्तों। वास्तविक मान आप इस तरीके से समझ सकते हो कि व्यक्ति वही है। जैसे मैं कहूँ एक काला व्यक्ति है, उसने फेयर एंड लवली लगाई और वो हो गया गोरा, तो मुझे ये बताओ वो शाहरुख खान तो बन नहीं जाएगा, समझे, रूप उसका वही रहेगा। तो वास्तविक मान तो हमेशा वही रहेगा, चाहे जितना ही क्रीम पाउडर लगा लो दोस्तों, वास्तविक मान तो वही रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप नहीं भूलोगे। जैसे मैं कहूँ 6 का वास्तविक मान क्या होगा, 6 का वास्तविक मान 6 रहेगा। तो चलिए दोस्तों आप समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है और देखना ओरली करना है। संख्या 569387 में अंक 9 के स्थानीय मान। अब 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 के नीचे 9 रखा, अब देखना 9 तो आएगा ही आएगा, 9 आया। अब देखना राइट हैंड साइड में कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 3 जीरो चिपका दो, कितना हुआ 9000। 9000 में और वास्तविक मान में कितना अंतर है, मतलब स्थानीय मान में वास्तविक मान घटाना है। तो अंतर देखना 9000 में जब कुछ घटाओगे ना तो 9000 से कम ही आएगा। ऑप्शन में नज़र रखना, देखना दोस्तों 9000 से कम आएगा, ये सब आप मेंटली करना दोस्तों। 9000 से कम आएगा, 9000 से कम आएगा तो ऑप्शन डी का क्या काम होगा। और 9000 में कितना घटा रहे हो, 9000 में 9 ही तो घटा रहे हो ना, 9000 में 9 घटा रहे हो, ये देखो कितना घट रहा है, लगभग 7000 घटा रहे हो,
सी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखना 9000 में जब 9 घटाओगे, मान लो 9 घटाया तो 10 में से 9 गया, एक लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा, लास्ट में 1 आना है। तो ए और बी में से कौन सा सही हो जाएगा, जिसके लास्ट में 1 आएगा वही तो सही होगा। तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया। इसी के साथ आप ऑप्शन पे नज़र रखोगे ना तो सवाल आपके लिए मजाक बन जाएंगे दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेंटली सोचना है यार, मेंटली करना है। इसमें देखो इस संख्या में 9 का स्थानीय मान निकालना, कितना हुआ 9000। 9000 में 9 घटाना पड़ेगा तो 9000 से कम ही आएगा, 9000 से कम आएगा तो डी खेल गया। सी तो काफ़ी घटा दिया यार, घटाना कितना, 9 घटाना है। 9000 में जब 9 घटाओगे तो 10 में से 9 गई 1, लास्ट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। लास्ट डिजिट अगर 1 आएगा ना तो ऑप्शन ए तो सही हो ही नहीं सकता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। तो दोस्तों लाइक कर दीजिए दोस्तों, और शेयर भी करना दोस्तों, ताकि अन्य लोगों का फ़ायदा हो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 24 घंटे प्रारूप में 2:30 PM को लिख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। जब भी 24 घंटे का प्रारूप हो ना और आपको कोई भी समय निकालना हो ना तो आप उसमें 12 जोड़ दीजिए। 12 में से जब जोड़ोगे वो संख्या तो आपको 24 घंटे का प्रारूप मिल जाएगा। 24 घंटे का प्रारूप मतलब आप अच्छे से समझते होगे, जो रेलगाड़ी का प्लेटफॉर्म होता है उसमें 24 घंटे का प्रारूप चलता है। जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए 1 बज रहा है तो रेलवे में क्या बजेगा, 12 में जब 1 जोड़ोगे कितना बजेगा, 13 बज जाएगा। इसी तरीके से आपको पूछा गया, बच्चों वाला सवाल है दोस्तों। क्या कह रहा है कि 2:30 PM को लिख सकते हैं। आप मुझे बताओ 2:30 PM लिखना है तो मुझे क्या करना है, 24 घंटे का प्रारूप है। अभी मैंने बताया कुछ नहीं करना है, सिर्फ 12 जोड़ना है। अब 12 जोड़ोगे तो कितना, 12 घंटा जोड़ना है। तो 12 घंटा और 2 घंटे 30 मिनट कितना हुआ, 14:30। 14 घंटे 30 मिनट हुआ। 14:30 कहाँ पे आ रहा देखना, ये तो 12:30 हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता यार। 14:30 हुआ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों बहुत ही आसान सवाल था, इसमें ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करते, बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैटर्न वैसे क्या कह रहा है, निम्न पैटर्न में आगे की 2 संख्या हैं। क्या पैटर्न दे रखा, 2, 3, 5, 7, 11, 13। इसको देख के आपको ना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आप देखना ध्यान से, आप देखना गैप देखना, पहले 2 के बाद कितना आया, 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद कितना आया, 11। जब 7 के बाद 11 आया ना तो यहाँ पे मेरा थोड़ा दिमाग लगा। देखना 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे नंबर आपको देख के नहीं लग रहे कि आवाज़ नंबर है। आवाज़ संख्या क्या होती है, जो स्वयं से कटें वह 1 से कटें। समझ में आ रहा है। अब देखना 7 के बाद 9 आना चाहिए था, 9 क्यों नहीं आया, क्योंकि वो आवाज़ नंबर नहीं है। 7 के बाद 11 आया, 11 क्योंकि आवाज़ संख्या है। समझ गए बात को। 11 के बाद 13 के बाद क्या आएगा ये बता रहा। अब देखना ऑप्शन में देखना बहुत ही आसान है। ऑप्शन में देखना क्या 12 आवाज़ संख्या है, 12 स्वयं से भी कटता है और 1 से भी कटता है, लेकिन 12 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा। आवाज़ संख्या क्या होती है, जो स्वयं से कटे वह 1 से कटे। ऑप्शन ए खत्म। ऑप्शन 15 देखना, 15 देखो आवाज़ संख्या तो है नहीं, 3 से भी कटती, 5 से। यहाँ 13, 15 देखा है, ये आवाज़ संख्या नहीं है। तो ऑप्शन डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है दोस्तों। हमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, हमको सिर्फ ये गैस कर लिया ना कि ये संख्याएं कैसी हैं, आवाज़ संख्या है। जो भी सीरीज चल रही ना आवाज़ संख्या है। और ऑप्शन पे नज़र देखना, ऑप्शन पे आपकी इतनी वीकनेस दे रखी है कि मुझे ना चाहते हुए भी मैं ऑप्शन मार सकता हूँ, समझे। क्योंकि मुझे 3 ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें आवाज़ संख्याएँ दे नहीं रखी हैं यार। एक दे रखी है इसमें 17, लेकिन 15 आवाज़ संख्या नहीं है, समझे। तो ऑप्शन डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 5वां क्वेश्चन हमारा दोस्तों। 5वां सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। 50 ग्राम और 80 मिलीग्राम को मिलीग्राम में बदलने पर होगा। दोस्तों ये मेंटली करना चाहिए और इसका पता आंसर कितना आ जाएगा, 50,000 80 मिलीग्राम। जैसे ही ये पढ़ा ना ये आंसर आ गया। बस आपको करना क्या है, एक थोड़ा सा टूल है, वो क्या कह रहा है कि आपको ये सब आता होगा। जैसे मैं कहूँ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, आप कहोगे 1000 ग्राम, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। अगर ये सब आना चाहिए यार, 1 ग्राम में कितने होते हैं मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम। और आपसे बोल क्या रहा है कि मिलीग्राम में बदलो, ठीक है। तो 50 ग्राम बराबर कितने मिलीग्राम होंगे, 50 का गुणा कर दो। तो 50 ग्राम बराबर कितने होंगे, जब 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम तो 50 ग्राम में 50 और 3 जीरो और 50,000 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा मिलीग्राम। 50,000 मिलीग्राम और 80 मिलीग्राम और चाहिए तो इसमें 80 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 50,000 80
मिलीग्राम। ये सब दोस्तों मेंटली करना है, ठीक है। ऑप्शन ए के अलावा कोई से नहीं हो सकता। नॉन ऑफ दिस का मतलब समझे, इनमें से कोई नहीं, लेकिन इनमें से है ऑप्शन ए, समझ गए। तो 50,080 मिलीग्राम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत ही आसान सवाल था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। 6वां सवाल क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोण जो कि 70 डिग्री व 45 डिग्री हैं, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान है। जैसे ही पढ़ोगे ना आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 65 डिग्री। ये और ये आप भी कर सकते हो यार, इतना सरल सवाल है ना। आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। क्लास 5 में आपको सिखाया गया होगा। इतना आसान सवाल पूछा था। आप मुझे बताओ, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, एक कोण दे रखा है 70 डिग्री और एक 45 डिग्री, तो 70 45 कितना हुआ, 115 डिग्री। मुझे चाहिए कितना तीन कोण के लिए, 180 डिग्री। तो 115 में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा कि 180 डिग्री बन जाए। तो 115 में जब आप 65 जोड़ोगे ना, 65 डिग्री जोड़ोगे ना, तो 180 बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 65 डिग्री। मात्र 1 सेकंड में उड़ जाना चाहिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। 7वां सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कोण एक न्यून कोण नहीं है। और ऑप्शन दे रखे 70, 75, 80 और 95। दोस्तों इस सवाल को करने के लिए ना आपको कोणों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। चलिए मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ कोण क्या कहते हैं। जैसे मैं कहूँ न्यून कोण की बात करूँ ना, तो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण। ये आप कॉपी में नोट कर लेना। अगर मैं बात करूँ समकोण की, तो वो कितने डिग्री का होना चाहिए, वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ये तो समकोण की बात होगी। अगर मैं बात करूं अधिक कोण की, तो अधिक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ये क्या होता है, अधिक कोण। अगर मैं सरल कोण की बात करूं ना, पैरेलल, तो थीटा जो भी एंगल होगा ना, वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब बात कर रहा है कि कौन सा न्यून कोण नहीं है, और हमको देखना ऑप्शन में कि कौन सा जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर 90 डिग्री से बड़ा हुआ ना, तो वो न्यून कोण नहीं होगा, क्योंकि न्यून कोण क्या होता है कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। आप मुझे बताओ, 70 डिग्री 90 डिग्री से छोटा है, ये तो न्यून कोण है, ठीक है। ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण नहीं है। यही हमसे पूछा गया कि कौन सा न्यून कोण नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है कि 4 लीटर और 450 मिलीलीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। दोस्तों जैसे पढ़ा वैसे ही आंसर आ जाना चाहिए। इतने आसान सवाल आ रहे हैं ना, बस आपको पता एक चीज़ पता होनी चाहिए। पता क्या, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, समझे। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। आप देखना ध्यान से। और क्या कह रहा है कि 4 लीटर की बात कर रही है। जब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 4 लीटर में कितने होंगे, 4000 मिलीलीटर होंगे। समझ रहे ध्यान से, 4000 मिलीलीटर और 450 मिलीलीटर जब मिलाओगे, और आपसे पूछ क्या रहा है कि मिलीलीटर कितने हैं, समझे। मिलीलीटर पूछा, तो 4000 में जब 450 मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, 4450 मिलीलीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर। और ये देखना कितना मिला रहे, 540 मिलीलीटर। हमको मिलाना कितना है, 450। यहाँ तो 5440 यार। जब 4 लीटर में जब 1 लीटर से ज़्यादा मिलाओगे तब 5440 आएगा। ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें 54 मिलीलीटर मिला रहे हैं खाली। हमको मिलाना कितना है, 450 मिलीलीटर। समझ गए बात को। तो ऑप्शन भी इतने बिग दे रखे हुए हैं ना, तो ऑप्शन से चलोगे ना तो बहुत ही आसान सवाल हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। 9वां सवाल क्या कह रहा है कि 530 × 26 का मान है। दोस्तों बिना कैलकुलेशन किए है ना मैं इसका आंसर बता सकता हूँ, क्योंकि ऑप्शन इतने बिग दे रखे हैं ना दोस्तों कि मैं ना चाहते हुए भी ना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर लगा सकता हूँ। और ये आप भी कर सकते हो। पता कैसे, 530 × 26 लिखा है ना, थोड़ा सा सोचोगे ना तो आपको पेन तक भी नहीं उठाना पड़ेगा। देखना कैसे, 530 × 26, मैं 26 नहीं मान रहा हूँ, मैं 26 को ना 30 मान ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। 530 × 30 करोगे ना तो 3 3 9, 3 5 15 और 2 0 ये आ जाएंगे, तो 15900 आएगा। जब 530 में, जब मैं 530 में, ये आप मेंटली करना, 30 का गुणा करोगे ना, 2 0 तो है ही, 2 0 ये आ गए, 3 3 9, 3 5 15, 15900 आ जाएंगे, ठीक है। जब 530 में मैं 30 का गुणा कर रहा हूँ ना, तब 15900 आ रहा है। तो जब मैं 26 का गुणा करूँगा ना तो 15900 से कम ही आएगा। 15900 से कम आएगा ना, 15900 से कम। देखना ऑप्शन ए के अलावा कोई सही नहीं हो सकता, क्योंकि सब 15900 से बड़े दे रखे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों
ये सलूशन ना आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। मज़ा आया है ना, तो लाइक जरूर करना दोस्तों और सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है कि 3075 को 25 से भाग देने पर भागफल है। दोस्तों बच्चों वाला सवाल है, क्लास 1 में आप करते होगे। चलिए दोस्तों आज एमपी टेट वाले भी कर लें। क्या कह रहा है 3075 में 25 से भाग देंगे ना, और ऑप्शन पर नजर रखना बहुत ही जरूरी है। देखना 3075 भाग करना, देखना बहुत ही आसान है। 3075 लिखा, 3075 में जब 25 का भाग दोगे तो 25 एकम 25, 5 बचा 57 हुआ, 25 दूनी 50, कितना बचा 7, मतलब 1 2 आना चाहिए। 1 2 1 2 आ रहा, ठीक है। 1 3 1 3 आ रहा, ये नहीं आएगा, 1 2 आना चाहिए। ऑप्शन पर नजर रखना, 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अगर 1 3 एक ऑप्शन में और दे रखा होता ना तो मुझे आगे भाग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसलिए कहता हूँ कि ऑप्शन में नजर रखना बहुत ही जरूरी है। अब कितना बचा, 57 था, 7 बचा 75 हुआ। अब 25 दिया कितना होता है 75, मतलब 1 2 3, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल था दोस्तों, इस पे समय व्यतीत नहीं करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11वां, क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कह रहा है, यदि किसी सकेंद्रीय वृत्त की 2 त्रिज्याओं की लंबाई R1 अंतः एवं R2 बाह्य हो तो कौन सा संबंध सत्य है। दोस्तों ये आपको ओरली आना चाहिए, ये आप मेंटली करना। अगर आपको सकेंद्रीय वृत्त के बारे में पता है ना तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। मेन काम पता क्या है, हमको पता होना चाहिए कि सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं। देखना सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या है कि जिसका एक केंद्र हो, 2 वृत्त हो और उसका एक केंद्र हो। ये मान लीजिए केंद्र 1, इसके अंदर एक वृत्त बनाया, स्मॉल वृत्त उसको बोलते हैं, और इसकी त्रिज्या क्या दे रखी है, ये तुम्हारी R1 अंता, और इसके ऊपर जो बनाया गया है एक वृत्त और उसकी त्रिज्या क्या दे रखी है R2। समझे, एक छोटा वृत्त बनाया है और वृत्त केंद्र उसका क्या है, सेम है। देखना ध्यान से, ये मान लीजिए एक हमने केंद्र बनाया, ये केंद्र है, ठीक है। इसके अंदर एक वृत्त बनाया, एक छोटा वृत्त, और इसी के ऊपर एक बड़ा वृत्त बनाया। केंद्र तो एक ही होना चाहिए, इसी का मतलब क्या होता है, सकेंद्रीय होता है। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है R1, ठीक है, और बड़ा वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है R2। समझे, आप मुझे बताओ क्या R1 प्लस R2 कभी 0 होगा, नहीं ना। अब देखना R1 ये है, ठीक है, और यहीं से आगे जब बढ़ोगे, यहाँ तक R1 है, इसी के आगे जब बढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ तक R2 हो जाएगा। ये पूरा कितना है R2, ये R1 है, तो समझ गए। तो हमारा R2 जो होगा वो R1 से बड़ा होगा, त्रिज्या जो है R2 वो R1 से बड़ी होगी। समझ गए। अब देखना यही कि R2 R1 कहाँ लिखा है, R2 बड़ा है R1 से, यहाँ R1 बड़ा होगा, ये हो ही नहीं सकता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11वां समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां हमारा। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्त का व्यास 40.5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या होगी। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, आपको सिर्फ वृत्त का जो व्यास होता है और त्रिज्या जो होती है उसका रिलेशनशिप पता होना चाहिए। उसका रिलेशनशिप अगर पता है ना तो आपका आंसर पता 20.25 सेंटीमीटर ये होगा। समझ गए। अभी मैं बता दे रहा हूँ और ये आप भी कर पाओगे कि 20.25 सेंटीमीटर क्यों होगा। इसका रिलेशनशिप पता क्या है, जब भी वृत्त का व्यास को हम डी से डायमीटर बोलते हैं, इंग्लिश में डी से डिनोट करते हैं। वृत्त का जो व्यास होता है वो 2 त्रिज्या के बराबर होता है। समझे, अगर चित्र से समझें तो जो रेडियस होता है ये त्रिज्या होती है। अगर इसी को मैं पूरा डायमीटर ले लूँ यहाँ तक का तो ये हमारा क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है डी, जो कि r और इधर r 2r के बराबर होता है। समझ गए बात को। तो डायमीटर इक्वल टू 2r। अगर मैं रेडियस निकालने की कोशिश करूँ तो रेडियस यहाँ से क्या होगा, डायमीटर को 2 से भाग करना पड़ेगा, या कहूँ कि डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। समझ गए। डायमीटर का आधा, डायमीटर कितना दे रखा है 40.5, इसका आधा कितना होता है 20.25। समझ में आया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12वां बहुत ही आसान था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां हमारा। ये रहा 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1856, 3287, 8432, 9.999, 18.888 का योगफल है। दोस्तों इस सवाल को ना मैं बिना पेन चलाए ऑप्शन मार सकता हूँ, क्योंकि ऑप्शन इतने पुअर दे रखे हैं ना कि मैं ना चाहते हुए भी ऑप्शन डी लगा सकता हूँ दोस्तों। और पता ये आप भी कर सकते हो, थोड़ा सा मेंटली सोचो ना,
मुझे पता ऑप्शन पे नज़र पहले गई, मैंने देखा यार ये 10,000 के पास गया, ये 10,000 के पास गया, ये 10,000 के पास गया, ये 13,000 के पास गया। अगर मैं किसी भी तरीके से ना, अगर मैं 10,000 से ज़्यादा ला रहा हूँ तो मेरा ऑप्शन डी सही होगा। और मैंने ऐसा करके देखा, और पता मैंने कुछ नहीं जोड़ा, मैं सिर्फ ये जोड़ा 1856 नहीं है, मैं सिर्फ 1800 जोड़ूंगा, 3287 नहीं, मैं 3200 जोड़ूंगा, 8432 में 8400 जोड़ूंगा, और 9 और 18 27 होते हैं, इसका तो लास्ट में कोई दिक्कत नहीं। 18 और 32 कितना होता है? 50। 50 और 84 कितना होता है? 134। 134 और समथिंग 2 जीरो, देखना 134 और 2 जीरो, मतलब 13,400 से 56, 87, 32 और ये 18, 27 और समथिंग, मतलब 13,400 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, समझे? 13,400 से बड़ा आएगा ना, तो 13,400 से बड़ा कौन होगा? ऑप्शन डी, जिसकी सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके से सोचोगे ना, और शायद आप पहली बार देख रहे होगे कि मैथ को कितना इंटरेस्ट बना दिया दोस्तों, समझ रहे? अगर अच्छा लगा हो ना तो एक लाइक करना दोस्तों। इसे कहते हैं बिना पेन चलाए क्वेश्चन को सॉल्व करना दोस्तों, और ये आप भी कर सकते हो। अगर दोस्तों आपने साथ दिया ना तो आप भी ऐसे ही बन जाओगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि बस जोड़ घटाना है, का मान ज्ञात करना। 1856 माइनस 3287 प्लस 5432 माइनस 679। दोस्तों ये ऑप्शन से कर सकते थे, लेकिन इसमें पता है थोड़ी सी सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि ये नॉन ऑफ दी दे रखा है। मान लीजिए मैंने 2-3 डिजिट मिलाई और गलती से मैंने वो ऑप्शन मार दिया ना, लेकिन नॉन ऑफ दी दे रखा है ना, इसलिए मुझे करना पड़ेगा। देखना, और करेंगे बहुत ही आसान से। आपने बोर्ड मास पढ़ा है ना, बोर्ड मास क्या कहता है पूरा समझिए। यहाँ पे क्या कह रहा है? प्लस और माइनस। इसका मतलब बोर्ड मास में क्या आता है? लास्ट में एडिशन और सब्सट्रैक्शन। पहले एडिशन करेंगे फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है? एडिशन करोगे तो 1856 प्लस दे रखा और 5432 दे रखा। 1856 और 5432 कितना हो जाएगा? जोड़ लो, 7288 हुआ। 7288 हुआ। अब माइनस देख लो कितना हुआ, माइनस माइनस ये घट जाएगा, प्लस हो जाएगा 679। इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा माइनस का टोटल? 9 7 16 की 6, 8 7 15 1 16, 6 2 8 1 9, 3966। 7288 में जब 3966 घटाओगे, यही हमसे पूछ रहा है कितना आंसर आएगा, तो इसमें घटा दो ना 3966। 3966 घटाओगे कितना आएगा? 8 में 6 2 2 आएंगे लास्ट में, ठीक है? 2 2 आएंगे ना, तो ये 2 ऑप्शन खत्म हो गए, समझ गए? अब ये तो सही हो सकता है या फिर नन ऑफ दिस सही होगा। देखना, अब यहाँ 2 में से 9 जाएगा नहीं, तो एक हासिल लोगे, कितना आएगा? 12 में से 9 गया 3, ठीक है? अब यहाँ कितना बचा? 6 में से 3 गया 3, तो 33/22 इज द राइट आंसर। अगर नन ऑफ दिस दिया नहीं गया होता ना, तो मैं लास्ट के डिजिट से खेल जाता दोस्तों, लास्ट के डिजिट से खेलता और देखता है कौन से ऑप्शन गलत हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आया हो। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 5 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4 माइनस मझला कोष्टक 3 माइनस छोटा कोष्टक 3 माइनस 3 माइनस 6 और कोष्टक बंद कर दिए का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा बहुत ही अच्छे से। अगर आपको जो कोष्टक है ना, ये सिंबल, इनके बारे में ना पता हो, मैं छोटा सा ब्रीफली कर दे रहा हूँ कौन से सिंबल को पहले सॉल्व किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले सिंबल आता है बार का, ऐसी लाइन आए ना किसी के ऊपर तो वो सॉल्व करना। इसके बाद में छोटा कोष्टक, इसके बाद में मझला कोष्टक। भाई है ना, छोटा भाई पहले जन्म लिया, फिर छोटा भाई अधिकार, फिर मझले भाई का अधिकार, और सबसे लास्ट में क्या आता है? बड़ा भाई आता है। समझ गए? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर बाद में क्या आएगा? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, पूरा बोर्ड मास हो जाता है। समझ गए बात को? बस कुछ नहीं, सॉल्व करना है आसानी से। तो हमें सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करना है, मतलब इस चीज़ को। तो 3 माइनस 3 तो 0 ही होता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है यार। 3 माइनस 3 और ये कितना? माइनस 6। कोष्टक के भीतर जब माइनस 6 बचा ना, तब कोष्टक हटाओगे तो माइनस और माइनस के 6 कितना हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पूरा लाइन कितना आएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक देखो कितना आएगा? ये 3 और ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 6 6 3 9 आ गया, 9 आएगा। यहाँ प्लस का 9 आया, बाहर क्या दे रखा? माइनस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखना कितना आएगा? 4 और माइनस 9, 4 माइनस 9 कितना आएगा? माइनस के 5। अब इस कोष्टक की बात कर रहा हूँ, इस कोष्टक में कितना आएगा टोटल? माइनस के 5, ये पूरा माइनस 5 और 5 और माइनस कोष्टक जो बड़ा कोष्टक में कितना आएगा? माइनस के 5 आएगा।
और जब माइनस माइनस जब खुलेगा ना तो माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है। बच्चों वाले सवाल हैं। 5 और प्लस 5 कितना आया हमारा आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा आंसर कितना आया 10। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा सेशन, और ये था आज का लास्ट सवाल। दोस्तों एमपी वालों, अगर आपको सलूशन अच्छा लगा ना तो आप सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ये मेरा पहला प्रयास है। अगर आपने सपोर्ट दिखाया ना तो मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।